बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर से पहले हमने जी डिस्कस किया था पेपर पैटर्न को और जो चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसके बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हमने जी इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ उसको डिस्कस करना है। उसको डिस्कस करने से पहले जो चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, कि फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच थी जिसमें हमने क्या किया था, चार्जेस को डिस्कस करते थे जब वो क्या थे, रेस्ट में होते थे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में क्या था कि चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब चार्जेस की दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज था। फिर हमने बोला था कि अगर दो सेम चार्जेस होते हैं, मींस एक चार्ज भी पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर हमने बोला था कि अगर दो डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ उसमें वही लिखी हुई हैं जी। इसके बाद जी फिर हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को भी डिस्कस किया था, जिससे हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ठीक है, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, के दो चार्जेस के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। अब ये जी नीचे डायग्राम बनी हुई है जिसमें जी उसने Q1 भी पॉजिटिव लिया हुआ है और Q2 भी पॉजिटिव लिया हुआ है। तो वहाँ पे जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। क्योंकि दो सेम चार्जेस हैं तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए हम इस क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसी तरह नीचे फिर डायग्राम में देखें कि Q1 जो है हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 जो हमारे पास है वो नेगेटिव है। तो ये दो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास बेसिकली कूलम्स लॉ। अच्छा, बेसिकली हम कूलम्स लॉ को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। अब हमने बोला है ना कि दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास फोर्स है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, लेकिन हमें उसकी क्वांटिटी का नहीं पता कि वो कितनी अमाउंट में है हमारे पास फोर्स। तो बे जो साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था कूलम, उसने जी एक्सपेरिमेंट किया था और दो चार्जेस के दरमियान क्वांटिटी फाइंड की थी, किसकी, फोर्स की, कब, 1784 में। तो उसने इसको नाम दिया था, कूलम्स लॉ का नाम दिया था। तो कूलम्स लॉ बेसिकली होता क्या चीज़ है जी, कि जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, के दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। कि दो चार्जेस है ना जी, उनके दरमियान या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी दो चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो स्टेटमेंट में उसमें क्या बोला था कि जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। एक्सप्लेनेशन में इसकी डिस्कस करते हैं हम, कि हमारे पास दो चार्जेस थे, ठीक है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो क्या था, आर था। द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इज गिवन एज, के दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 और Q2, उनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस था वो कितना था, आर था। तो उनके दरमियान जो म्यूचुअल फोर्स थी, म्यूचुअल फोर्स से मुराद क्या है, कि अगर Q1 चार्ज जो है वो Q2 पे भी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है तो Q2 भी क्या करेगा, Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, अब देखिए हम जी डेरिवेशन पे आते हैं हमारे पास। अब उसने लिखा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q1 Q2। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें हमने लिखा था कि जी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो अब यहाँ पे देखें ना, हमारे पास एक चार्ज था Q1 और एक चार्ज था Q2। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, फोर्स के मैग्नीट्यूड के। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, फोर्स क्या है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। हम क्या कहते हैं कि जी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 Q2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r², इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या करें, कंबाइन करें। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। और यहाँ पे हमने कौन सा कांस्टेंट लगाया है, K। तो K क्या है, बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया जी। अब ये देखें ना कि ये जो फोर्स का फार्मूला है ना, ये किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए। किस तरह, अब यहाँ डिपेंडेंस ऑफ के की हम बात करते हैं कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखें ना कि के जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब देखिए फोर्स का अपना यूनिट होता है, चार्जेस का अपना यूनिट होता है, रेडियस का अपना यूनिट होता है। तो जो के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, कि हर क्वांटिटी का अपना यूनिट है, तो इसलिए वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा हमारे पास है नेचर ऑफ मीडियम, कि वो मीडियम पे भी क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है ना, यहाँ पे देखें कि Q1 और Q2 चार्जेस बने हुए हैं और उनके दरमियान फोर्स का फार्मूला लिखा हुआ है। अब भी इन दोनों के दरमियान, चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर मीडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो K की वैल्यू क्या होती है, मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट जी स्लाइड पे हमारे पास फॉर फ्री स्पेस, अभी हमने बोला ना कि जो चार्जेस हैं अभी किस में, फ्री स्पेस पे, इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं पड़ा हुआ। जब इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं पड़ा हुआ तो के का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई नॉट लिखा हुआ है इसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 8.85 10⁻12, क्योंकि हमारे पास चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का नाम देते हैं। अब ये देखें ना, के की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, के की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 8.85 10⁻12। तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो के की वैल्यू आ रही होती है फॉर फ्री स्पेस वो कितनी होती है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं और साथ साथ MCQs में भी ये वैल्यूज़ हम पूछते हैं। तो फोर्स का जी हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, क्योंकि हम देखें ना फोर्स, हमने ऊपर इस स्लाइड में देखें फोर्स पहले लिखो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब के की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह हमने क्या पुट किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये किसके लिए है, जब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, तो उस टाइम जो फोर्स हमारे पास होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।